प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा बम बनाना जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, और वो था एक न्यूक्लियर बम। तो सुबह 8:15 पर एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर जिसका नाम एलोना गे था, इसने हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम गिराया। और जैसे ही ये बम नीचे गिर के फटा, एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया। और जब ये बम फटा तो इसके आसपास जितने भी लोग थे वो धुआं बन के उड़ गए, मतलब हजारों लोग मारे गए। जैसे आखिरकार पायलट ने नागासाकी पर बम गिराने का फैसला किया और सुबह 11:02 पर फैटमैन बम नागासाकी के ऊपर फटा। रेडिएशन की वजह से लोगों को अजीब अजीब बीमारियां होने लगी, बाल झड़ रहे थे या स्किन पर जलन हो रही थी और कई लोगों को खून की उल्टियां हो रही थी। अनुमान है कि हिरोशिमा में करीब 1945 के एंड तक लाखों लोग मारे गए थे और नागासाकी में लगभग 74,000 लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे भयानक वॉर था। इस वॉर में दुनिया के कई देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। एक तरफ थे अलाइड कंट्रीज जिनमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन जैसे देश शामिल थे, और दूसरी तरफ थे एक्सिस नेशन जिनमें जर्मनी, इटली और जापान थे। ये वॉर इतना भयंकर था कि लाखों लोग इसमें मारे गए, शहर तबाह हो गए और पूरी दुनिया में डर और अनसर्टेनिटी का माहौल था। इसके बाद 1945 तक आते आते वॉर अपने फाइनल स्टेज में था। यूरोप में जर्मनी ने हार मान ली थी और मई 1945 में जर्मनी के लीडर हिटलर की मौत के बाद नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एशिया में जापान अभी भी लड़ रहा था और जापान की आर्मी बहुत पावरफुल थी और वो एलाइड कंट्रीज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से युद्ध जारी रखे हुए था। जापान ने पैसिफिक ओशियन में कई आइलैंड्स पर कब्जा कर रखा था और उसकी आर्मी हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जापान की आर्मी का जज्बा इतना मजबूत था कि वो हर हाल में लड़ने को तैयार थी। जापानी कल्चर में हार मानना शर्मिंदगी की बात थी और उनके आर्म्ड फोर्सेस अक्सर आखिरी सांस तक लड़ते थे। एलाइड कंट्रीज खासकर अमेरिका को लग रहा था कि जापान को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर युद्ध को जापान की मेन लैंड तक ले जाया जाता है तो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स और सिविलियंस की जाने जा सकती थी। अमेरिका इस समय तक एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसके पास न सिर्फ मिलिट्री पावर थी बल्कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी वो बहुत आगे था। अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा बम बनाना जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, और वो था एक न्यूक्लियर बम। ये बम इतना पावरफुल था कि ये एक बार में पूरे शहर को तबाह कर सकता था और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एक साथ आए थे। इनमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे नाम शामिल थे जो इस प्रोजेक्ट के हेड थे। कई सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद 1945 तक अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम तैयार कर लिए थे। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा था फैटमैन। ये नाम भले ही हल्के फुल्के लगे, लेकिन इन बमों की ताकत इतनी थी कि ये लाखों लोगों की जिंदगी को पल भर में खत्म कर सकते थे। तो इन न्यूक्लियर बम को बनाने के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। जब बम फटा तो उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वो सूरज की तरह चमक उठी। साइंटिस्ट भी इसकी ताकत देखकर हैरान रह गए, लेकिन अब सवाल ये था कि इस बम का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या इस भयानक हथियार का इस्तेमाल जापान पर करना चाहिए। कुछ लोग खासकर साइंटिस्ट इस बात से डर रहे थे कि इस बम का असर इतना भयानक होगा कि ये इंसानियत के लिए काला धब्बा बन जाएगा। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन और इनके मिलिट्री एडवाइजर का मानना था कि ये बम युद्ध को जल्दी खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने जापान को कई बार वार्निंग दी थी कि वो सरेंडर कर दे, वरना उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसके लिए जुलाई 1945 में एलाइड कंट्रीज ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें जापान से सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन जापान ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। जापान के मिलिट्री लीडर्स को लगता था कि वो अभी भी युद्ध जीत सकते हैं, या कम से कम एलाइड कंट्रीज को इतना परेशान कर सकते हैं कि वो समझौता करने को मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। जापान ने भी सरेंडर नहीं किया और परिणाम ये हुआ कि 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा शहर में लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। हिरोशिमा जापान का एक इंपॉर्टेंट सिटी था जहां मिलिट्री बेस भी थे। तो सुबह 8:15 पर एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर जिसका नाम एलोना गे था, इसने हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम गिराया। और जैसे ही ये बम नीचे गिर के फटा, एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि लोग अंधे हो गए। इसके बाद एक भयानक धमाका हुआ और एक विशाल आग का गोला शहर के ऊपर उठा। हिरोशिमा का एक बड़ा हिस्सा पल भर में मिट्टी में मिल गया। बिल्डिंग्स, घर, पेड़ सब कुछ जलकर राख हो गया। और जब ये बम फटा तो इसके आसपास जितने भी लोग थे वो धुआं बन के उड़ गए, मतलब हजारों लोग मारे गए और जो बच गए वो गंभीर रूप से घायल थे। बम के रेडिएशन ने हवा और पानी को जहरीला कर दिया, जिसके कारण बाद में भी लोग बीमार पड़ते रहे। और हिरोशिमा में उस दिन लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत
तुरंत मारे गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले हफ्तों और महीनों में रेडिएशन और चोटों की वजह से और हजारों लोग मारे गए। शहर में बचे हुए लोग भयानक दर्द और सदमे में थे। अमेरिका का मानना था कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा और इससे युद्ध जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अगर अमेरिका को जापान की मेन लैंड पर हमला करना पड़ता तो लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस की जानें जा सकती थी। ट्रूमैन को लगता था कि ये बम युद्ध को खत्म करने का सबसे तेज और कम नुकसान वाला रास्ता है, लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि अमेरिका ने ये बम सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए गिराया, ताकि दुनिया खासकर सोवियत यूनियन को ये दिखाया जा सके कि उसके पास कितना खतरनाक हथियार है, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रहा था और ये बम एक तरह से वार्निंग भी था। तो हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद जापान में हड़कंप मच गया, लेकिन जापानी गवर्नमेंट ने तुरंत सरेंडर नहीं किया। वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बम कितना खतरनाक था, लेकिन इस बीच अमेरिका ने दूसरा बम तैयार कर लिया था। हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर बम गिरने के बाद 6 अगस्त 1945 को जापान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हिरोशिमा शहर की तबाही इतनी भयानक थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। जापानी गवर्नमेंट को खबर मिली थी कि एक नया और भयानक हथियार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स अभी भी इसकी पूरी ताकत और असर को समझने की कोशिश कर रहे थे। हिरोशिमा में बचे हुए लोग दर्द और सदमे में थे। जो बच गए थे वो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर सिर्फ राख और मलबा बचा था। रेडिएशन का असर धीरे धीरे सामने आ रहा था। लोग बीमार पड़ रहे थे, उनकी स्किन जल रही थी और कई लोगों को उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उनके मिलिट्री लीडर्स को लगता था कि अमेरिका के पास शायद सिर्फ एक ही ऐसा बम था। जापानी सेना का मानना था कि वो अभी भी युद्ध को लंबा खींच सकते हैं और एलाइड कंट्रीज को थका सकते हैं। जापान के एम्पायर हिरोहितो और इनके एडवाइजर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग सरेंडर की बात कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री लीडर्स का एक बड़ा हिस्सा आखिरी दम तक लड़ने के साइड में था। दूसरी तरफ अमेरिका में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन और इनके मिलिट्री एडवाइजर ये देखकर हैरान थे कि हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका ने पहले ही पोट्सडैम डिक्लेरेशन में जापान को वार्निंग दी थी कि अगर उसने हार नहीं मानी तो उसे और भयानक नतीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जापान की चुप्पी ने अमेरिका को और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका के पास दूसरा न्यूक्लियर बम तैयार था, जिसका नाम था फैट मैन। ये बम लिटिल बॉय से भी ज़्यादा पावरफुल था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने इस बम को और डेडली बनाया था। अमेरिका ने फैसला किया कि अगर जापान जल्दी सरेंडर नहीं करता तो दूसरा बम भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सवाल ये था कि इस बार बम कहाँ गिराया जाए। तो इसके लिए अमेरिका ने कई जापानी शहरों की लिस्ट बनाई थी जिन पर न्यूक्लियर बम गिराया जा सकता था। तो हिरोशिमा के बाद अगला निशाना चुना गया नागासाकी। नागासाकी जापान का एक इंडस्ट्रियल सिटी था जहाँ हथियार और जहाज बनाने के फैक्ट्रीज थे। ये सिटी पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण अमेरिका को लगता था कि बम का असर और ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लास्ट की वेव्स पहाड़ों से टकराकर और नुकसान करेंगी। तो इसकी वजह से 9 अगस्त 1945 की सुबह एक और B-29 बॉम्बर, जिसका नाम बॉक्स कार था, वो नागासाकी की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार मौसम ने मुश्किलें खड़ी की। आसमान में बादल छाए हुए थे और प्लेन के पायलट को शहर को ठीक से देखने में दिक्कत हो रही थी। पहले तो अमेरिका ने कोकुरा नाम के एक और शहर को निशाना बनाने की सोची थी, लेकिन वहाँ का मौसम और ख़राब था, जिसकी वजह से आखिरकार पायलट ने नागासाकी पर बम गिराने का फैसला किया और सुबह 11:02 पर फैट मैन बम नागासाकी के ऊपर फटा। हिरोशिमा की तरह ही एक तेज सफ़ेद रोशनी ने शहर को ढक लिया। इसके बाद एक भयानक धमाका हुआ और आग का एक विशाल गोला आसमान में उठा। नागासाकी की एक बड़ा हिस्सा पल भर में तबाह हो गया। फैक्ट्रीज, घर, स्कूल, सब कुछ मलबे में बदल गया। जो लोग बम के आसपास थे वो तुरंत मर गए। अनुमान है कि उस दिन करीब 40,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा की तरह ही रेडिएशन का असर बाद में सामने आया और हजारों लोग बीमार पड़ गए। नागासाकी की जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण बम का असर हिरोशिमा जितना कॉम्प्रहेंसिव नहीं हुआ, क्योंकि पहाड़ों ने ब्लास्ट कुछ वेव्स को रोक लिया, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत बड़ा था। शहर में बचे हुए लोग डर और दर्द के माहौल में थे। हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके थे और जो बचे थे वहाँ घायलों की भीड़ थी। रेडिएशन की वजह से लोगों को अजीब अजीब बीमारियाँ होने लगी। बाल झड़ रहे थे या स्किन पर जलन हो रही थी और कई लोगों को खून की उल्टियाँ हो रही थी। नागासाकी की बमबारी ने जापान को और गहरे सदमे में डाल दिया। जापानी गवर्नमेंट को अब समझ में आ रहा था कि अमेरिका के पास और भी ऐसे बम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिलिट्री लीडर्स सरेंडर के खिलाफ थे। वो मानते थे कि जापान को अपनी शान के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब पूरी तरह तबाही क्यों ना हो। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी की खबर धीरे धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचने लगी। लोग हैरान थे कि कोई हथियार इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। कई देशों में लोग डर गए कि अगर ये युद्ध और लंबा चला तो और भी शहर इस तरह तबाह हो सकते हैं। एलाइड कंट्रीज में भी
कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि क्या इतना भयानक हथियार इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन अमेरिका का कहना था कि ये युद्ध को जल्दी खत्म करने का एकमात्र रास्ता था। इसी बीच एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ। 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट कर दी। सोवियत आर्मी ने मंचूरियन में जापानी आर्मी पर हमला शुरू कर दिया। ये जापान के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि अब उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लेकिन नागासाकी पर बम गिरने के बाद जापान की गवर्नमेंट में तनाव बढ़ गया। एम्पायर हिरोहितो अब इस बात से चिंतित थे कि अगर युद्ध और चला तो जापान पूरी तरह तबाह हो सकता है। लेकिन मिलिट्री लीडर्स का एक ग्रुप अभी भी सरेंडर के खिलाफ था। वो चाहते थे कि जापान अपनी शर्तों पर समझौता करे, ना कि एलाइड कंट्रीज की शर्तों पर। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने जापानी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। जो लोग इन शहरों में बचे थे, उनकी कहानियां धीरे धीरे बाकी जापान तक पहुंच रही थी। लोग समझ रहे थे कि ये युद्ध अब सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। अमेरिका ने जापान पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रूमैन ने एक बयान में कहा कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो और भी भयानक हमले होंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमेरिका के पास उस समय तीसरा न्यूक्लियर बम तैयार नहीं था, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में और बम बनाने में समय लगता। फिर भी अमेरिका ने जापान को ये जताने की कोशिश की कि उनके पास और भी ऐसे हथियार है, ताकि जापान सरेंडर कर दे। लेकिन नागासाकी की बमबारी के बाद जापान की गवर्नमेंट में बहस तेज हो गई। कुछ लोग चाहते थे कि युद्ध को ख़त्म किया जाए ताकि और तबाही रोकी जा सके, लेकिन दूसरों का मानना था कि जापान को अपनी शान के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब पूर्ण विनाश क्यों ना हो। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरने के बाद जापान एक भयानक सदमे में था। 2 शहरों की तबाही ने न सिर्फ हजारों जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि जापानी लोगों के मन में डर और अनसर्टेनिटी भर दी। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को हुए ब्लास्ट ने जापान को हिला कर रख दिया। इन शहरों में बचे हुए लोग दर्द, भय और रेडिएशन की बीमारियों से जूझ रहे थे। सड़कों पर मलबा बिखरा था, घर जलकर राख हो चुके थे और हॉस्पिटल्स इंजर्ड लोगों से भरे थे। जो लोग बच गए थे उनकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। जापान की गवर्नमेंट में इस समय भारी उथल पुथल थी। एम्पायर हिरोहितो और इनके एडवाइजर इस बात पर विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये एक इकलौता हमला था, लेकिन नागासाकी की बमबारी ने साफ कर दिया कि अमेरिका के पास और भी ऐसे खतरनाक हथियार हो सकते हैं। ऊपर से 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वॉर की अनाउंसमेंट कर दी थी और मंचूरिया में जापानी आर्मी पर हमला शुरू कर दिया था। जापान अब 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, एक तरफ अमेरिका और एलाइड कंट्रीज और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। और जापान की गवर्नमेंट में 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप जिसमें ज्यादातर मिलिट्री लीडर शामिल थे, जो युद्ध को जारी रखना चाहता था। उनका मानना था कि जापान को अपनी शान और सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। वे कहते थे कि अगर जापान ने सरेंडर किया तो उन्हें एलाइड कंट्रीज की शर्तों पर झुकना पड़ेगा, जो उनके लिए इंसल्टिंग था, क्योंकि जापानी कल्चर में हार मानना शर्मिंदगी की बात थी। और कई मिलिट्री ऑफिसर चाहते थे कि जापान अपनी शर्तों पर समझौता करे। लेकिन दूसरा ग्रुप, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस और एम्पायर हिरोहितो के क्लोज एडवाइजर शामिल थे, ये सब युद्ध को खत्म करने के साइड में थे। उन्हें लगता था कि अगर जापान और लड़ा तो और भी शहर तबाह हो सकते हैं और शायद पूरा देश ही खत्म हो जाए। नागासाकी की बमबारी के बाद एम्पायर हिरोहितो को ये डर सताने लगा था कि अगर युद्ध नहीं रुका तो जापान का कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। अब इसके बाद 9 अगस्त की रात को टोक्यो में जापान की सुप्रीम वॉर काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग इतनी स्ट्रेसफुल थी कि कई बार ऐसा लगा कि कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। मिलिट्री लीडर्स सरेंडर के खिलाफ थे, जबकि फॉरेन मिनिस्टर और कुछ अदर लीडर्स इसके साइड में थे। तो बहस घंटों तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार एम्पायर हिरोहितो को खुद इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। ये जापान के हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट थी, क्योंकि एम्पायर आमतौर पर मिलिट्री और पॉलिटिकल डिसीजन में सीधे इंटरफेरेंस नहीं देते थे। इसके बाद 10 अगस्त 1945 की सुबह एम्पायर हिरोहितो ने अपनी गवर्नमेंट को साफ शब्दों में कहा कि वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जापान को एलाइड कंट्रीज की पोट्सडैम डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए, जिसमें हिरोहितो का ये डिसीजन आसान नहीं था। उन्हें पता था कि ये जापान के लिए एक बड़ा झटका होगा और कई लोग इसे अपमान के रूप में देखेंगे, लेकिन हिरोहितो को अपने लोगों की जिंदगी और देश के भविष्य की चिंता थी। तो एम्पायर हिरोहितो के इस डिसीजन के बाद भी कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बगावत करने की कोशिश की। 14 अगस्त की रात को कुछ यंग मिलिट्री ऑफिसर्स ने टोक्यो में एम्पायर हिरोहितो के महल पर
कब्जा करने की प्लान बनाई। वो चाहते थे कि एम्परर हिरोहितो का सरेंडर का फैसला कैंसिल हो और युद्ध जारी रहे, लेकिन ये बगावत नाकाम रही और एम्परर हिरोहितो के लॉयल ट्रूप्स ने इस रेबेलियन को सप्रेस्ट कर दिया और सरेंडर की प्रोसेस आगे बढ़ी। इसमें 15 अगस्त 1945 को जापान के इतिहास में पहली बार एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर देश के नाम एक संदेश दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि जापानी लोग अपने एम्परर को भगवान की तरह मानते थे और उन्होंने पहले कभी उनकी आवाज नहीं सुनी थी। हिरोहितो ने रेडियो पर कहा कि जापान ने एलाइड कंट्रीज की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और युद्ध को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और एकता दिखानी होगी। हिरोहितो ने अपने स्पीच में न्यूक्लियर बम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने एक नया और भयानक हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने अनप्रेसिडेंटेड तबाही मचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध और चला तो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस स्पीच ने जापानी लोगों को झकझोर दिया। कई लोग रो पड़े, कुछ गुस्से में आए और कुछ को राहत मिली कि अब शायद और तबाही नहीं होगी। तो जापान के सरेंडर की खबर सुनकर एलाइड कंट्रीज में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज में लोग सड़कों पर उतर आए और जीत का जश्न मनाने लगे। 15 अगस्त 1945 को विक्ट्री ओवर जापान डे के रूप में मनाया गया, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना जरूरी था। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की तस्वीरें और कहानियां अब दुनिया तक पहुंच रही थी और कई लोग इस भयानक हथियार की ताकत से डर गए थे। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान के सरेंडर को एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए जरूरी था और इससे लाखों सोल्जर्स और सिविलियन की जानें बच गई। लेकिन कुछ लोग, खासकर साइंटिस्ट जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, इस बात से परेशान थे। उन्हें लगता था कि इस बम ने दुनिया को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। अब जापान के सरेंडर के बाद इसे फॉर्मल फॉर्म देना बाकी था और इसके लिए 2 सितंबर 1945 को टोक्यो की खाई में अमेरिकन बैटलशिप यूएसएस मिजोरी पर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड किया गया। इस सेरेमनी में जापान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और एलाइड कंट्रीज की तरफ से जनरल डगलस मैकार्थर ने इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया। इस पल के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। लेकिन जापान के लिए ये एक नया और अनिश्चित दौर था क्योंकि एलाइड कंट्रीज, खासकर अमेरिका, अब जापान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जनरल मैकार्थर को जापान में एलाइड कंट्रीज का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। उनका काम था जापान को एक डेमोक्रेटिक देश में बदलना और उसकी मिलिट्री पावर को खत्म करना। लेकिन जापान के लोगों के लिए ये समय बहुत टफ था। युद्ध की तबाही ने देश को बर्बाद कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी तो पूरी तरह राख हो चुके थे, लेकिन अदर सिटीज में भी एयर स्ट्राइक ने भारी नुकसान किया था। खाने पीने की चीज़ों की कमी थी, लोग भूखे थे और इकोनॉमी चरमरा गई थी। ऊपर से न्यूक्लियर बम के रेडिएशन का असर अब और साफ हो रहा था। हजारों लोग बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि इन बीमारियों का इलाज कैसे करना है। लेकिन इस सब के बीच जापानी लोग धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बचे हुए लोग अपने शहरों को फिर से बसाने की सोच रहे थे। ये आसान नहीं था, लेकिन जापानी लोगों का हौसला और एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब जापान के सरेंडर के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम की तबाही ने जापान और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन दो शहरों में जो हुआ वो न सिर्फ एक युद्ध की कहानी थी, बल्कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा मोड़ था जिसने दिखाया कि इंसान कितनी भयानक ताकत बना सकता है और उसका इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी अब राख के ढेर थे। हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिरा लिटिल बॉय और नागासाकी में 9 अगस्त को गिरा फैटमैन बम ने लाखों जिंदगी को तबाह कर दिया था। अनुमान है कि हिरोशिमा में करीब 1945 के एंड तक लाखों लोग मारे गए थे और नागासाकी में लगभग 74,000 लोग। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जापान के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग अपने घर, परिवार और जिंदगियों को खो चुके थे, लेकिन इन शहरों के लोगों में एक अनोखा हौसला था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने शहरों को फिर से बनाएंगे, भले ही ये कितना भी मुश्किल हो। हिरोशिमा में जहां बम का सेंटर था, यानी जिस जगह पर बम एक्चुअली में गिरा था, वहाँ एक मेमोरियल बनाया गया जिसे आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जो बम के ब्लास्ट में बच गई थी, इसलिए इसे एटम बम डोम भी कहते हैं। इस बिल्डिंग को जस का तस रखा गया ताकि दुनिया को याद रहे कि वॉर और न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके बाद हिरोशिमा के लोग धीरे धीरे अपने शहर को फिर से बसाने लगे। नए घर बने, सड़कें बनी और स्कूल फिर से खुलने लगे। लेकिन रेडिएशन का डर अभी भी बना हुआ था। नागासाकी में भी यही हालात था। शहर की घाटियां और पहाड़ों ने कुछ हद तक बम के असर को कम किया था, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत बड़ा था। नागासाकी के लोग भी अपने शहर को फिर से बसाने की कोशिश में जुट गए। वहां भी एक शांति पार्क बनाया गया जहां लोग उन लोगों को याद करते थे जो उस ट्रेजेडी में मारे गए थे। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी रेडिएशन का असर। बम गिरने के बाद जो लोग बच गए थे उन्हें हिबाकुसा कहा गया, जिसका मतलब है बम से अफेक्टेड लोग।
तो इन लोगों को न सिर्फ शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा बल्कि समाज में भी इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग ये मानते थे कि हिबाकुसा से शादी करना या उनके साथ काम करने से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। हालांकि ये सच नहीं था। हिबाकुसा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद साइंटिस्ट ने बाद में हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन के असर को स्टडी किया, जिससे दुनिया को ये समझ में आया कि न्यूक्लियर वेपन ना सिर्फ तुरंत नुकसान करते हैं बल्कि सालों तक इसके इफेक्ट रहते हैं, जिसके कारण कई हिबाकुसा को कैंसर, ल्यूकेमिया और अदर डिजीज हुई। इनके नेक्स्ट जनरेशन पर भी इसका असर देखा गया, क्योंकि कुछ बच्चों में जन्मजात बीमारियां पाई गई। इसके साथ ही हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने दुनिया को एक नई हकीकत से रूबरू किया। ये पहली बार था जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था और इसने पूरी दुनिया को डरा दिया। अमेरिका की ताकत को देखकर सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर बम बनाने की दौड़ शुरू कर दी, जिसकी वजह से 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम का टेस्ट किया और इसके साथ ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश में लग गए। लेकिन इन सब वॉर के बाद जापान ने जिस तरह से खुद को फिर से बनाया वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। 1950 और 1960 के दशक में जापान ने अपनी इकोनॉमी को इतनी तेजी से सुधारा कि वो दुनिया की मेजर इकोनॉमी पावर में से एक बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी जो कभी राख के ढेर थे अब मॉडर्न सिटी बन चुके थे, लेकिन इन शहरों के लोग कभी नहीं भूले कि उन्होंने क्या खोया था। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।